मुस्ताबाद का एहसान है हमारे ऊपर। CA/NRC के केसेस हम पे चल रहे हैं। आम पार्टी से ज्यादा झूठ और फरेब बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। और अरविंद केजरीवाल के बोलने के बाद ही मौलाना साहब पर और तबलीगी जमात पर FIR हुई। मैं कांग्रेस का सिपाही था, राहुल गांधी का सिपाही हूं और मरते दम तक राहुल गांधी का सिपाही रहूंगा। मैं तब भी इसके लिए माफी मांग चुका हूं और ये गलती हुई थी। हर आदमी अपने आप को विधायक समझे, कोई हम पे एलिगेशन नहीं लगा सकता। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अगर कोई पूरे दिल्ली में अड्डा आम पार्टी का है तो वो मुस्ताबाद है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफाद। तो आज हम आए हैं द नोट डिफाइंड शो के एक और एपिसोड में। आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं हसन अहमद जी के बेटे अली मेहंदी का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम आपसे बात कर रहे हैं मुस्तफाद के बारे में जी। तो आई होप कि आप हमारे जो क्वेश्चंस हो गए उसका बुरा नहीं मानने वाले। मैंने आपसे पहले कहा है कि मुझे क्वेश्चंस भी मत दिखाइए, रैंडम पूछिए, तभी हम जवाब दे पाएंगे और जनता को सेटिस्फाई कर पाएंगे। जब आपसे हमें ये नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे हैं। जी बिल्कुल, ये तो हमें पता है। और आपसे पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ कि जब आपके फादर हसन अहमद जी मुस्तफाद के MLA थे तो हसन अहमद जी ने मुस्तफाद के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि मुस्तफाद के लोगों ने आपको वोट देना ज़रूरी नहीं समझा? आपकी ऐसी क्या कमियां रही? क्या जनता आपको समझ नहीं पाई या इसकी कोई वजह थी? देखिए, बड़ा अच्छा आपका सवाल है और मैं चाहता भी था कि कोई ये सवाल मुझसे पूछे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल की बात आज आपके टीवी के माध्यम से छलक के भी सामने आएगी। आप जैसे कि आपने कहा कि हसन अहमद जी यहाँ से विधायक थे। जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ये शिव विहार का इलाका है। यहाँ की कोई एक ऐसी गली नहीं है जो हसन अहमद जी ने ना बनवाई हो। यहाँ फेज़ 3 फेज़ 1 एक ऐसा इलाका है कमल विहार थोड़ी सी दूरी पे, जहाँ इतने इतने गड्ढे थे। मुझे अपनी याद है वो गड्ढे भरने का काम, वहाँ पे काम करने का काम हसन अहमद जी ने किया और उनको विकास पुरुष के नाम से ना ही सिर्फ मुस्ताबाद विधानसभा में पूरे दिल्ली के अंदर जाना जाता था। मुस्ताबाद के अंदर गलियों का काम हो। मुझे लोग बोलते हैं, आज मैं जब कैंपेनिंग के लिए और अपने मुस्ताबाद न्याय यात्रा के लिए निकलता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि हसन भाई, अली भाई, हमें हसन भाई का कार्यकाल याद आता है। उन्होंने एक एक दिन में 53 गलियों का उद्घाटन किया था। अब रहा सवाल आपका कि जनता ने मुझे वोट क्यों नहीं दिया। देखिए, मुस्ताबाद की आवाम ने हमें बहुत मोहब्बत दी है। मुस्ताबाद की आवाम ने हमें बहुत प्यार दिया है। मुस्ताबाद का एहसान है हमारे ऊपर। मेरे वालिद को 2 बार यहाँ से जिताया, एक बार उनको दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोट दिए। अब आता है सवाल जब मैं चुनाव लड़ा जी, क्योंकि हसन अहमद जी को मुझसे चुनाव, जब पहले हसन अहमद जी लड़े थे उनको 52,000 वोट मिले थे। 53,000 3,000 वोट से वो हारे थे। आम पार्टी चौथे नंबर पे थी। मुझे लगता है कि लोगों के जहन में उस वक्त शायद ये रहा हो कि भाजपा का यहाँ से MLA है तो हम अगर आम पार्टी को पूर्ण वोट दे देते हैं तो शायद यहाँ से भाजपा हार जाएगी और एक विधायक हमें मिल जाएगा। ये उनके जहन में था। मुझे लगता है उन्होंने वो निर्णय लिया। मैं उस पर सवाल भी नहीं करना चाहता अपनी जनता से। हालांकि मेरा दिल दुखा, क्योंकि मैं अपने लोगों से सवाल करूंगा, अपने लोगों से बात करूंगा कि CA/NRC के वक्त सड़क पे लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी। CA/NRC के केसेस हम पे चल रहे हैं। कहीं लड़ने की, पुलिस में जाने की बात आती है तो हम आते हैं। कहीं झगड़ा करने की बात आती है, अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने की बात आती है तो कांग्रेस आती है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिसंबर की तड़कती हुई ठंड में CA/NRC के मुद्दे पर मेरे और मेरे बुजुर्गों की और मेरे जो भाई बहन हैं उनके बच्चों की हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए उस ठंड में इंडिया गेट पर बैठे। उन्हें कोई देश से नहीं निकाल रहा था, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर वो उंगली उठ रही थी। लेकिन उसके बाद भी अगर लोगों ने निर्णय लिया कि आम पार्टी को वोट देना है, जिसका मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ना ही CA/NRC के किसी जगह पर आए, ना ही उन्होंने CA/NRC को सपोर्ट किया, बल्कि मैं आपके टीवी के माध्यम से मुस्ताबाद की अपनी जनता को और दिल्ली तक जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मैं ये बता दूं कि ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने ये कहा था चुटकी बजा के कि अगर 1 घंटे के लिए दिल्ली पुलिस मुझे दे दी जाए तो मेरी माँ बहनें जो शांतिपूर्वक अपने हकूक़ की लड़ाई शाहीन बाग में लड़ रही थी, मेरी वो माँ बहनें जो हिंदू माँ बहनें और मुसलमान माँ बहनें दोनों थी, उनके लिए कहा गया कि अगर मेरे हाथ में दिल्ली पुलिस हो तो 1 घंटे में मैं शाहीन बाग की उन माँ बहनों को वहाँ से खदेड़ दूंगा। ये केजरीवाल जी ने बोला।
तो मुझे लगता है मेरी अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या समझ के लोगों ने एक ऐसे आम पार्टी की जैसे को वोट देके मुस्ताबाद से जिताया जो मेरी समझ से बाहर है। उसी के बाद दंगा होता है। दंगे में आप जानते हैं कि क्या हुआ। दंगे में आम पार्टी के विधायक, आम पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्री सब नदारत रहे। जामिया के, मैं आपके बता दूं, आपको याद दिला दूं, जामिया के बच्चे अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर 25 तारीख की रात को, जिस वक्त दंगा चरम सीमा पे था, वो जाके हाथ जोड़ा उनके घर के बाहर बैठे कि हम हाथ, उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, कि जमुना पार्क के अंदर दंगा हो रहा है, दिल्ली जल रही है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप उठिए और अपने लोगों को लेके, अपने अधिकारियों को लेके वहाँ चलिए। मैं आपको बता दूं, उनसे कहा गया कि मुख्यमंत्री जी अभी आराम फरमा रहे हैं। उन पर वाटर कैनन से अटैक हुआ, तो उन बच्चों के ऊपर वाटर कैनन से अटैक किया गया, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी नहीं आए। तो मुझे लगता है कि जनता से शायद उस वक्त में गलती हुई थी या बरगलाने में आ गए। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा रहा हूं। इस बार का रिजल्ट आप बिल्कुल डिफरेंट देखेंगे। लोगों को समझ में आ गया कि आम पार्टी से ज़्यादा नकारा और आम पार्टी से ज़्यादा झूठ और फरेब बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। अच्छा अली भाई, एक क्वेश्चन था कि कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम तबलीगी जमात पर लगाया गया था जी। उस वक्त आम आदमी पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया था। तब कांग्रेस ने तबलीगी जमात को अपना एजेंडा बनाया था और लोगों को यकीन दिलाया था कि आम आदमी पार्टी मुसलमानों की मदद नहीं करती। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस वक्त पे मौलाना साद के बारे में और तबलीगी जमात और मरकज़ के बारे में जब कहा था, आपको याद होगा टीवी पे वो आए और उन्होंने कहा कि निज़ामुद्दीन मरकज़ के अंदर इतने सारे लोग जो इकट्ठा हैं, इन्होंने कोरोना फैला रखा है। और उन्होंने और किसी के लिए नहीं बोला एलजी से या दिल्ली पुलिस से, उन्होंने कहा मैं दिल्ली पुलिस से ये कहता हूँ, लिखित में भी दे रहा हूँ कि इन पर एफआईआर होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल के बोलने के बाद ही मौलाना साद पर और तबलीगी जमात पर एफआईआर हुई। सबसे पहली आवाज़ कांग्रेस पार्टी ने, और उसमें सबसे पहली आवाज़ आपके भाई ने उठाई थी। आप मेरे ट्वीट्स देखिएगा और मेरा बयान देखिएगा। सबसे पहले मैंने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी, ये आप बहुत गलत कर रहे हो और आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो। अब मैं इस पर थोड़ा सा आपको, क्योंकि बड़ी अच्छा आपने सवाल पूछा, इस पर थोड़ा सा मैं आपका वक्त लेना चाहूँगा। तबलीगी जमात पर क्या क्या बातें हुई कि थूक रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, लेकिन मैं एक आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कुरान की एक आयत है, वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा। ये वही तबलीगी जमात के हमारे साथी थे जिन्होंने अपना प्लाज्मा देकर, ये रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड है, उन्हीं तबलीगी जमात के हमारे साथियों ने अपना प्लाज्मा देके कई हिंदू भाई बहनों की जान बचाई। और मुंबई हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस वक्त में अरविंद केजरीवाल जी के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा और ये कहा कि कोरोना फैलाने में तबलीगी जमात का कोई हाथ नहीं है। इसका रिजल्ट लेकिन ये हुआ, मैं आपको बता दूं, मैं एक वाक़या आपको बताना चाह रहा हूं आपके टीवी के माध्यम से, मेरे लोग भी इसको सुन लें। मैंने पहले भी कहा था, इंदौर का ये वाक़या है। मेरे एक बड़े करीबी आदमी ने बताया कि इंदौर में एक लंबी दाढ़ी वाला कोई आदमी गली से गुजर रहा था। वो मुसलमान नहीं था, हाँ। लेकिन वो गली से गुजर रहा था। कई लोग खड़े हुए थे, उन्होंने कहा अरे भाई रुको, इससे दूरी बना के रखो, ये कोरोना बम है। कहीं और तबलीगी जमात को बदनाम नहीं किया गया। दिल्ली से जो आवाज उठी, उसने पूरे मुल्क के अंदर तबलीगी जमात के साथ साथ एक धर्म जिसका नाम इस्लाम है, मुस्लिम वर्ग के लोगों को बदनाम करने का काम पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने किया। और आगे इस पे बता दूं आपको याद होगा, दिल्ली सरकार की तरफ से रोज एक हेडलाइन आती थी जिसमें ये बताया जाता था कोरोना के इतने पेशेंट्स और तबलीगी जमात के इतने पेशेंट्स। वो भी मैंने लड़ के इनको बदतमीजी कर करके, इन्हें ट्वीट कर करके, क्योंकि हम निकल तो सकते नहीं थे, और मैंने आंदोलन सोशल मीडिया के माध्यम से करके इनसे वो बंद कराया कि आप ये तबलीगी जमात के अलग से क्यों डाल रहे हो। ये फिर आप यही दिखाना चाह रहे हो कि मुसलमानों की वजह से कोरोना फैला। क्या और बाकी कार्यक्रम नहीं हो रहे थे? और बाकी रिलीजियस कार्यक्रम भी हो रहे थे, किसी का नाम नहीं लिया गया, कोरोना का नाम लिया गया। मुसलमानों को कोरोना बम बनाने में
और षड्यंत्र के साथ झूठ बुलवाने में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का नाम है, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। और मैं ये कहता हूं, भूलिएगा मत। अगर हमारे लोग इस बात को भूल जाएं तो इंसानियत इसका मतलब खत्म हो जाएगी। अगर आप तबलीगी जमात को भूल जाएं तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने तबलीगी जमात को झूठा बदनाम करने पर, उन लोगों को पे उंगली उठाने पर आज तक माफी नहीं मांगी। लेकिन किसी मुस्लिम नेता में आम पार्टी के इतनी गैरत नहीं है, इतना जिगर नहीं है कि जो अपने मुखिया से ये कह सके कि कोरोना में और तबलीगी जमात में आपने जो ये काम किया था, जो बदनाम किया था, आप माफ़ी क्यों नहीं मांगते। ये दम किसी में नहीं है। तो मैं अपनी जनता को भी कहना चाहता हूं कि जब आप निर्णय लें, इन चीज़ों को याद रखिएगा कि लड़ाई किसने लड़ी थी और बदनाम किसने किया था। अच्छा अली भाई, एक सवाल और यही बनता है, पिछले साल जब आप इलेक्शन में हार गए थे तो आप और आपके कैंडिडेट आम आदमी पार्टी में चले गए थे। कांग्रेस के इतने बड़े दिग्गज नेता होने के बावजूद आप मुस्तफाबाद के लोगों को धोखा दे करके आम आदमी पार्टी में क्यों चले गए? देखिए, मैं आज इस बात को 2 साल हो गए, मैं तब भी इसके लिए माफ़ी मांग चुका हूँ और ये गलती हुई थी। और ये गलती क्यों हुई थी, क्या रीज़न था, इलाके की भलाई के लिए हुई थी, मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ मुस्तफाबाद का भला है। ये मेरा अल्लाह जानता है कि मैं सिर्फ मुस्तफाबाद का भला चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे वालिद ने मुस्तफाबाद को दिल से संवारा था, सजाया था, और उनका एक अरमान था कि मैं मुस्तफाबाद को साउथ दिल्ली बनाऊं, जो अब मेरा प्राइम टारगेट बन चुका है कि मुझे मुस्तफाबाद को साउथ दिल्ली बनाना है। तो उसी उपलक्ष्य में ये चीज़ें थीं और कुछ वजह थी, लेकिन वो गलती हुई थी और जनता बहुत बड़ी। और मैं ये मानता हूँ भाई कि माफ़ी मांगने वाले से माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा है। मेरे लोगों ने मुझे माफ़ किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। आज वो सब लोग मेरे साथ शाना बशाना हैं। कांग्रेस पार्टी मेरे खून में है। कभी कभी परिवार में भी लोगों से गलती होती है, बाप में और बेटे में गलती हो जाती है। बेटा कभी कभी कुछ गुस्से में डिसीजन लेता है, लेकिन जब उसको रियलाइज़ होता है तो वो रहता है। 2 घंटे की गलती थी, गलती हुई, उसमें मैं गलती को नहीं, मैं सामने एक्सेप्ट करता हूँ। मैं कोई चीज़ पीठ पीछे नहीं करता, मैं सामने एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मुस्तफाबाद मेरे लिए प्राथमिकता, और आज मुस्तफाबाद को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है। मुस्तफाबाद के मुस्तकबिल को कांग्रेस बचा सकती है। मुस्तफाबाद के कल को कांग्रेस संवार सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कांग्रेस का सिपाही था, राहुल गांधी का सिपाही हूं और मरते दम तक राहुल गांधी का सिपाही रहूंगा। आज आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूं। बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा सा आप मुस्तफाबाद पे आते हैं। 5 सालों में मुस्तफाबाद के अंदर यहाँ के एमएलए हाजी यूनुस जी ने लास्ट के 2 साल थे उसमें गलियां बनाई, फिर खुदवा दी, फिर बनवा दी, फिर खुदवा दी, और ये काम शुरू के 3 सालों में बिल्कुल भी नहीं हुआ। और उनके ऐसे कार्यकर्ता जिनकी गलियां मुस्तफाबाद के अंदर आती है, उनकी गलियों में 5-5, 6-6 इंच का माल डाला गया, नालियाँ भी बनाई गई, जबकि आम जनता की गलियों में मैक्सिमम 1 या 1.5 इंच का माल डाला गया, और गलियां बिना सही ढलान के बनाई गई, नालियाँ भी नहीं बनाई गई। और जब हमने ठेकेदार से बात की तो पता चला कि उन्हें नालियों का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो मिला ही नहीं। जो नालियाँ बनी वह उन्होंने अपनी खुद की जेब से बनाई, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें यह कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलता। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या यहाँ कोई घोटाला हुआ है? आपने अपने सवाल में मेरे जवाब को भी दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें बोलूँगा ज़रूर इसके बारे में, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी, आपने ये भी अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, पिछले 2 साल से मैं इस बात को लगातार बोल रहा हूँ, और पिछले 3.5 महीने से मुस्तफाबाद न्याय यात्रा जो मेरी शुरू हुई है, मुस्तफाबाद न्याय यात्रा के माध्यम से मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहा हूँ, और जो हालात मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैं तो आपको भी बड़ी आपकी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपके यूट्यूब हो या आपका इंस्टाग्राम हो उसको फॉलो करता हूँ, आपने जो सच्चाई मुस्तफाबाद के बारे में दिखाई है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने वो सच्चाई दिखाई है। तो इसके लिए आप भी तारीफ़ के पात्र हैं। मैं आपकी मुंह पे ये तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि आपने विदाउट बायस्ड हुए बिना सच्चाई दिखाई है। और आपके जो सोशल मीडिया का आपका चैनल है, उसके माध्यम से मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली कि ये गली नहीं बन रही, तो मैं वहाँ भी गया। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ, मुस्तफाबाद न्याय यात्रा में जब मैं घूम रहा था गली गली मोहल्ले मोहल्ले, मैंने ज़्यादातर मुस्तफाबाद घूम लिया। इतना बुरा हाल है गलियों का। जब मैं जाता था वहाँ पर, अब मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, 14/5 एक गली है नेहरू विहार की।
वहाँ मैं गया, पतली सी गली है, वहाँ एक हमारी बहन निकल के आई, वो रोने लगी। मैंने कहा बहन क्यों रो रही है? कह रहे मेरा हस्बैंड, उसको मैं कल ही लेके आई हूँ, डिप्रेशन का मरीज है। वो जो घर आया है, घर के बाहर जब वो गया है तो वो और मतलब उसको बीमारी और बढ़ गई उसकी, कि इतनी गंदगी है, बीमारी में रह रहे हैं। तो वहाँ लोग पत्थर डाल के चलते हुए अपने घर के पास आ रहे हैं। मैंने ऐसे भी गलियां देखी हैं और ऐसे बच्चे देखे, छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चे जिनका पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। मेरी एक वीडियो अगर आप देखिएगा, एक माजूर जो पैरालिसिस जिनको हुआ है, बाबू नगर में उनका बिल्कुल एंड में घर था, वो बेचारे रोज माजूर अपने आप को कैसे कैसे करते हुए जाते हैं। उन्होंने कहा कई बार मेरे घुटने फूटे हैं। तो मैं ये, आप जो बात दबी आवाज में बोल रहे हैं, मैं खुल के आपको बता रहा हूं, मुस्ताबाद विधानसभा के अंदर, मुस्ताबाद में आम आदमी पार्टी 25% का कमीशन ठेकेदार से ले रही है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अगर कोई पूरे दिल्ली में अड्डा आम पार्टी का है तो वो मुस्ताबाद है। मैं खुल के बोल रहा हूं, 25 हुए, मुझे लोगों ने बोला है 25%, तभी 1-1 इंच का माल डल रहा है। आप देखिए दिलशाद मस्जिद पे जो अभी 15 दिन पहले गलियां बनी हैं, उसमें सीवर अंदर चले गए। तो ये क्या है? 1 इंच का माल। और जो आप बात कह रहे हैं, विधायक जी जहां 5-5, 6-6 इंची माल डला है, मुझे किसी ने बताया, मैं फिर मुझे नहीं पता, लोग कह रहे हैं कि जहां विधायक जी का कहीं पर अगर अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, वहां 5-5, 6-6 इंची माल डला हुआ है। जहां उनके पब्लिक ने हमसे भी, जो मुझसे भी जो कही, जो आपके माध्यम से भी और पब्लिक जो मुझसे कही, कि 2-3-4 गलियां ऐसी हैं, उसको ढूंढे जरा लोग कि जहां 5-5, 6-6 इंची माल डला है। क्यों डला है? क्या वहां पे कोई विधायक जी का कोई प्लॉट है क्या विधायक जी की पार्टनरशिप में कुछ है क्या? ये सवाल जनता पूछती है। मैं भी जनता का एक नागरिक होने के नाते ये सवाल विधायक जी से पूछना चाहता हूं, आम पार्टी से पूछना चाहता हूं। लेकिन भ्रष्टाचार मुस्ताबाद विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी ने चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। अली भाई, मुस्तवाद में ये देखा गया है कि 18 साल से कम यूथ को भी दुकानदार सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा बेचते हैं। ऐसे दुकानदारों के लिए आप क्या करोगे? क्या आप उस दुकानदार को छोड़कर अपने एक वोट बचाओगे, या अपना एक वोट खराब करके आज के यूथ को बचाओगे? देखिए, मेरी प्राथमिकता मेरा यूथ है, और ये मुस्ताबाद ही नहीं, मुझे लगता है पूरे दिल्ली में यही हालात है। मैंने कई जगह पर ऐसी चीज़ें सुन रहा हूँ मैं कि इस तरीके से हो रहा है, और मुझे लगता है कि सरकार को, ख़ास तौर से सरकार को, पुलिस को इस पे कड़ा कदम लेना चाहिए कि जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको इस तरीके के पदार्थ यूज़ करने से बिल्कुल, ये तो सरकार का काम है, ये तो पुलिसिंग होनी चाहिए इसके ऊपर। और मैं अपने यूथ से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप फ्यूचर हो इस देश का। आज आपको इन सब चीज़ों में पढ़ के कहीं ना कहीं बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। आज पढ़ाई लिखाई करके लोग चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, नासा में जाने की बात कर रहे हैं। मुस्ताबाद से भी लोग निकल सकते हैं, दिल्ली से भी लोग निकल सकते हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ अपने यूथ से, मेरे छोटे भाई हो आप सब लोग, कि आप लोग आगे बढ़ो, तरक्की की राह देखो। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है, वक्त के बाद आपको पता चलेगा कि इसने कैसे बर्बाद किया है। मुस्तवाद में गंदा पानी भी आता है, साफ पानी भी आता है कभी कभी, और कभी कभी आता भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी का जो साफ पानी का मॉडल था वो फेल हो गया। हम जानते हैं कि आपका मोटिव भी यही रहेगा कि आप मुस्तवाद की जनता को 24 घंटे साफ पानी देंगे अगर आप एमएलए चुन के आते हैं। पर यह सब पॉसिबल कैसे होगा? जो काम पिछले 10 सालों में नहीं हुआ वो आप कैसे करेंगे? देखिए, 10 साल पहले माननीय हसन अहमद साहब जब एमएलए थे और कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने यूजीआर वो लेके आए थे, पाइपलाइन सब आ गई थी, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। तो आपने जो पूछा कि आप कैसे करेंगे, तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सिर्फ उसमें पानी लाने की बात है। आम आदमी पार्टी आज गंदा पानी दे रही है। दयालपुर में मैं गया था, आप वहाँ पानी देखेंगे तो गंदा जो पानी होता है संडास का और नॉर्मल पीने वाले पानी में कोई फ़र्क नहीं है। उससे आदमी क्या खाना बनाएगा? नहीं। पानी पिएगा। मतलब वो पानी जो इन्होंने ड्रामा किया था केजरीवाल जी ने कि बिजली हाफ और पानी माफ, भैया ऐसा पानी नहीं चाहिए जिसे पीने से हमारे लाखों रुपए इलाज में लग जाएं। आज कहीं पानी नहीं आ रहा। आज आप मुस्ताबाद में पूरा घूम लीजिए, मैं तो देखता हूँ 20-20 रुपए के जो टैंकर, जो 5-5 लीटर के, जो 10-10 लीटर के होते हैं टैंकर, वो वहाँ पे 20 रुपए सुबह और 20 रुपए शाम, 40 रुपए रोज एक गरीब आदमी दे रहा। क्यों देगा भाई?
जब यूजीआर हसन अहमद जी और कांग्रेस की सरकार ले आई थी उसमें पानी लाने में क्या परेशानी थी, लेकिन क्योंकि करावल नगर विधानसभा में पानी आता है और एमएलए में और आम पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट पानी मुस्ताबाद में ले आए। कुछ नहीं करना, बहुत छोटी सी चीज़ है, नियत होनी चाहिए। आप जाके दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में बैठो और बोलो कि मुझे पानी चाहिए, उनको देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक दबंग विधायक चाहिए। उसके लिए विधायक वो चाहिए जिसकी कथनी और करनी में फर्क ना हो। उसके लिए विधायक वो चाहिए जिसकी नीयत साफ हो। उसके लिए विधायक वो चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो कम से कम लड़ाई लड़ सके। तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, मुझे कोई थोड़ा ना लीगल वे में चला देगा। मैं तो उससे पहले पूछूंगा भाई लीगल क्या है तेरा, बता मुझे ज़रा। तो हमें कोई पेपर में नहीं चला सकता। बिल्कुल। हम जो काम नियम कानून के हिसाब से होगा उसको ज़बरदस्ती कराने का हम लोग दम रखते हैं। देखा गया है कि कम रैंक वाले पुलिस ऑफिसर्स हफ्ता वसूली करते हैं, बल्कि जो मेन रोड भी नहीं है वहाँ जाकर भी हफ्ता वसूली करते हैं, और जो नहीं देते उनकी दुकानदारों को वक्त से पहले बंद करा दिया जाता है। उन दुकानदारों को वक्त से पहले बंद करा दिया जाता है उनकी दुकान से। और अब कहीं समरसेबल खुदता है, उसमें भी अपना हिस्सा लेते हैं, कहीं लैंटर डलता है उसमें भी हिस्सा लेने आ जाते हैं, और अगर नहीं देते तो बेइज्जती करते हैं और धमकी भी देते हैं। पहले ऐसा नहीं था। अगर आपकी सरकार आई फिर से तो आप ऐसे रैंक वाले पुलिस ऑफिसर को कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, मैं ये इस समस्या को लेकर मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी है और कोई इसके ऊपर मुद्दा उठा भी नहीं सकता, लेकिन मैंने मुद्दा उठाया। मैंने अपनी न्याय यात्रा में 25 फुटे पर चल के माइक पे ये चीज़ बोली कि जो भी आपसे गलत पैसा ले रहा है आप मुझे मौका दीजिए, मैं किसी को घुसने नहीं दूंगा यहाँ पे। और मैं कोई ये बदमाशी की बात नहीं कर रहा। एमएलए के पास वो पावर होती है अगर अपनी पावर को वो एक्चुअल में समझे, और अगर वो ठेकेदारों से पैसे ना ले और बाकी अधिकारियों से पैसे ना ले तो उसमें दम होता है। हमें किसी से खुले में, हम तो आप बोल रहे हैं, कोई हम पे एलिगेशन नहीं लगा सकता। हसन अहमद जी का कार्यकाल रहा 2 बार का, कोई खुले में कह रहा हूँ एलिगेशन नहीं लगा सकता 5 पैसे का, इसलिए उन्होंने काम किए। जनता मुझे मौका दे कि मैं खुले में बोल रहा हूँ कि 1 पैसा मैं लेने नहीं दूंगा नाजायज़ किसी को। और समरसीबल और लेंटर पर जो ये पैसा चल रहा है, ये चाहे एमसीडी ले रही हो, चाहे अधिकारी ले रहे हो, अभी हम एमएलए नहीं, हमारे पास पावर नहीं है। आएगी तो मैं देखूंगा कौन एमसीडी वाला और कौन नाजायज पैसे लेगा। क्यों ले लेगा भाई पैसे? कारखानों से भी लिए जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, छोटे छोटे कारखाने वालों से। अरे 25-25, 20-20 गज के जो मकान बना रहे हैं उनसे लेंटरों के पैसे लिए जा रहे हैं। मैं ये होने नहीं दूंगा, ये मैं साफ बता रहा हूं। अगर मेरी जनता मुझे मौका देती है तो मैं ये वादा करता हूं, कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है, मुस्ताबाद विधानसभा के बॉर्डर में कोई गलत नाजायज पैसे नहीं लेगा। वादा है मेरा ये। ठीक है अली भाई, थोड़ा सा हम एजुकेशन पे भी बात करते हैं। दोपहर के टाइम जब लड़कियों के स्कूल की छुट्टियां होती है तो वहाँ पर लड़के पहले ही जाकर खड़े हो जाते हैं, तो तब उन लड़कियों को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। आपकी सरकार आने के बाद ऐसा क्या करोगे कि वहाँ लड़कियाँ अपने आप को बेबस ना समझे? देखिए, ये आपने जो मुझसे सवाल पूछा है ये मेरे दिल के सबसे करीब सवाल है। मेरा दिल रोता है इस चीज़ को देख के, और मैं इस बात को इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। मैं तकलीफ़ को समझता हूँ जब हमारी बच्चियाँ मुस्तफ़ाबाद विधानसभा से यमुना विहार की तरफ जाती हैं। मैं कभी कभी जब निकल रहा होता हूँ या आ रहा होता हूँ या कहीं जा रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ 12 बजे से लेके 1:30 बजे का मंजर बड़ा ख़तरनाक है मुस्तफ़ाबाद में। जब वो बच्ची आ रही होती हैं उनको देख के तकलीफ़ होती है। आज मैंने कहीं पर किसी को बताया, लीडरशिप के साथ बैठा हुआ था, कि 5वीं क्लास के बाद मुझे पता चला कि 5th क्लास पास करने के बाद माँ बाप उन बच्चियों को स्कूल से निकाल रहे हैं। इससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात कोई नहीं है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम एजुकेशन को बढ़ाएंगे, केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं कि एजुकेशन में हमने क्रांति ला दी है। एजुकेशन मॉडल फ्लॉप है उनका। यहाँ पर 2-2.5 साल पहले, 3 साल से बल्कि, मैं आवाज़ उठा रहा था एजुकेशन को लेके, स्कूल को लेके। जो हमारा एक स्कूल है जो हसन अहमद जी के टाइम में पोर्टा केबिन चलते थे, जिसको हमने 800 गज जगह उसमें मिला के एक बड़ा विशाल स्कूल बनाने के लिए कंफर्म कर दिया था हमारे टाइम में। 10 साल हमें हो गए आज हटे हुए। 5 साल पहले भी आम पार्टी की सरकार थी और 5 साल अब निकल गई। मैं आपके टीवी के माध्यम से बता दूं, ये आम पार्टी के लोग झूठ बोलते हुए फिर रहे हैं। ये हमारे वकील भाई कुछ मेरे, जिन्होंने रिट पिटीशन फाइल करी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में,
और हमने इस पे एजिटेशन किया। मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर पर मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं 3 साल पहले अर्जी लेके गया कि मुस्ताबाद का स्कूल कब बनाएंगे, मैं धरने पे बैठ रहा हूँ। फिर मेरे कुछ वकील भाई, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने, और कुछ सोशल वर्कर्स जिन्होंने मिलकर रिट पिटीशन फाइल करी। उस रिट पिटीशन में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बहुत कड़े लफ्जों में कहा कि ये स्कूल बनना चाहिए। मतलब अपनी मर्जी से नहीं बनाया केजरीवाल जी ने, कोर्ट की लताड़ से बनाया। और आज आम पार्टी के विधायक जी, जो मुझे सुनने में आ रहा है 2 साल हो गया उस स्कूल को बनते हुए, आज विधायक जी और आम पार्टी के लोग जाकर वहां ठेकेदार को हड़काते हैं कि भाई हमें पैसे दो। वो काम रुका हुआ है आज तक तो उसका स्कूल को बन के रेडी हो जाना चाहिए था। आज 2 साल हो गए, 2 साल और लगेंगे। तो इन 4 साल में जो इतने बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट होंगे, या इतनी बच्चियां जो स्कूल से निकलेंगी, या उनके साथ दुर्व्यवहार होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार केजरीवाल जी और स्थानीय विधायक है या नहीं है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं जनता से। अच्छा अली भाई, जब मुस्तवाद में किसी को अचानक से ब्लड प्रेशर हाई और लो की दिक्कत होती है, या कोई शुगर का मरीज हो, या किसी को एकदम से अचानक से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो, तो यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है, जबकि यहाँ ज़मीन भी है जैसे कि सफ़ेदा। तो क्या हम आने वाले वक्त में ऐसी ज़मीनों पर कोई डिस्पेंसरी, कोई बड़ी डिस्पेंसरी या कोई हॉस्पिटल देख पाएंगे? देखिए, शिव विहार तिराहा, जहाँ पर हमने एक मिनी अस्पताल बनाया था, उस मिनी अस्पताल को आप देखेंगे, आप ऐसी विधानसभा में बैठे हैं कि मैं क्या बोलूं, जहां पर हेल्थ और एजुकेशन मॉडल दोनों फ्लॉप होते हैं। ये नज़ीर है विधानसभा, जो केजरीवाल जी को बिल्कुल उनकी इन बातों को नंगा करती है, जो वो झूठ बोलते हैं जनता से। मैं अपने दिल्ली की जनता को इनवाइट करना चाहता हूँ, आइए मुस्ताबाद में और देखिए केजरीवाल जी का झूठ। डिस्पेंसरी जिसको कहा जाता है, लेकिन वो मिनी अस्पताल आदरणीय हसन अहमद जी ने शीला दीक्षित जी के टाइम में बनवाया था। और वो ऐसा मिनी अस्पताल था जिसमें वेंटिलेटर की भी सुविधा थी, आईसीयू भी था, 2 छोटी एम्बुलेंस भी थी। हमारी माँ बहनें और सारे लोग आते थे यहाँ पे। अगर वो आज मिनी अस्पताल होता, 10 साल में उसको पहले हमने 2 माले का बनवाया, आज ये सरकार उसको 4 माले का कर सकती थी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वो जो मेरे लोग यहाँ से जीटीबी तक जाते हैं, जंग लड़ते हैं, और कई लोग तो अपनी जान बीच में दे देते हैं, उनको फर्स्ट एड तो मिलती, वेंटिलेटर तो मिलता, डॉक्टर तो अवेलेबल रहता। लेकिन आज वहाँ जाके आप देखिएगा वो खंडर बना हुआ है, नशेड़ी में नशा कर रहे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या हुआ उनके हेल्थ मॉडल का? अगर उसी डिस्पेंसरी को हम कायदे से अगर बना दें, उसको मिनी अस्पताल बना दें, तो मैं कह रहा हूं कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोरोना में जो इतनी जानें गई, शायद वो जानें बच सकती थी, शायद वहाँ ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो सकता था। इनके झूठे मोहल्ला क्लिनिक की असली पोल वो डिस्पेंसरी, वो मिनी अस्पताल खोलता है, जिसको इन्होंने बर्बाद कर दिया है। हम ये वादा करते हैं, अगर मुझे मौका मिला, कांग्रेस पार्टी को मौका मिला, तो इस डिस्पेंसरी को, इस मिनी अस्पताल को दोबारा शुरू कराएंगे। यहाँ समस्याएं और भी हैं, कब्रिस्तान को लेके भी एक बहुत बड़ी डिमांड है, जच्चा बच्चा केंद्र को लेकर डिमांड है, और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिमांड है। जैसे ही अगर मौका मिला तो ये बैठ के जनता के साथ हम बात करेंगे। नालों को पाटने की बात है, आज अगर ये नाले पड़ जाएं तो यहाँ पे इतनी सुविधाएं हो जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते। तो ये सारी सुविधाएं हैं जिन पर अगर जनता मौका देती है, तो मैं ये वादा करता हूँ कि मेरी प्राथमिकता मुस्ताबाद के अंदर विकास और भाईचारे को मेंटेन करने की होगी। वह बच्चे जिनके माँ बाप मजदूर हैं या नहीं है, या फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिस वजह से उन बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, जिनमें से कुछ घर गृहस्थी में लग जाते हैं और कुछ बाहर जाकर माहौल में बिगड़ जाते हैं या बाल मजदूरी करने लगते हैं, ऐसे बच्चों की आप किस तरह से मदद करोगे? देखिए, बड़ी तकलीफ़ की बात है। इसके लिए मैंने फिर आपसे कहूँगा कि सरकार को पूरा एक सिस्टम बनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि बाल विकास मंत्रालय जो हर सरकार में, हर स्टेट में होता है, और एक कमीशन भी है चाइल्ड राइट्स के लिए, दिल्ली में भी है, उनको इसमें एक्टिव होना चाहिए। और अगर मेरे इलाके में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका इस तरीके से शोषण हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने इलाके में तो ज़रूर, अगर मुझे मौका मिला तो एक कमेटी गठित करूँगा, जिससे ये देखा जाए कि कौन बच्चे इस तरीके से जिनके साथ शोषण हो रहा है, उनको स्कूलिंग उनकी होनी चाहिए और उनकी काउंसलिंग प्रॉपर कराई जाएगी।
अच्छा अली भाई, एक आखिरी क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे कि मुस्तवाद के अंदर क्या क्या इम्प्लीमेंट किए जाए जिससे मुस्तवाद और खूबसूरत हो सकता है? सबसे अच्छा सवाल ये आपका निचोड़ है, सबसे अच्छा सवाल है। देखिए मेरी प्राथमिकता, किसी पे क्या इनकी खामियां हैं उसको ख़त्म करते हुए मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए मैं ये चाहता हूँ, मेरी जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मुस्ताबाद को साउथ दिल्ली बनाना। अब साउथ दिल्ली कैसे बनेगी, क्या है साउथ दिल्ली हाँ, में? क्या है साउथ? साउथ दिल्ली में सीवर कनेक्शन अच्छा है, साउथ दिल्ली की रोड्स अच्छी हैं, साउथ दिल्ली में ट्रैफिक नियंत्रण में, ट्रैफिक तो पूरे दिल्ली में है लेकिन नियंत्रण में है। साउथ दिल्ली में जो नाले हैं वो पटे हुए हैं। साउथ दिल्ली के अंदर आपका जनजीवन जो है वो अच्छा चल रहा है। अब मैं बताना चाहता हूँ, पहले मेरी प्राथमिकता है मुस्ताबाद की जितनी भी गलियां हैं, जितनी भी सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं, उनको हम अच्छा बनाएं, शानदार बनाएं। इनकी तरह घोटाले ना करें, 6-6, 8-8 इंच माल डालें जो डाला था हसन अहमद जी ने। अगर ये बाहर की रोड अच्छी बन जाएगी, सौंदर्यकरण हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि मुस्ताबाद चमकेगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ नाले जी, जो दीवार है उसको, जो दीवार है बिरजपुरी की पुलिया वाली और जो नाले वाली जो टूटी हुई है, सी ब्लॉक जा रहे हैं हम, देखिए होगी आपने लेफ्ट साइड पे, तो उसमें आप कुछ ला सकते हो? हाँ मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। जो दीवार की भी आपने बात की और वहीं पे नाला भी है, हाँ, ब्रिजपुरी नाले पे। मेरा ये मानना है, मेरी ये प्राथमिकता है कि जनता जनार्दन जो है लोकल लोगों से बात करके हम उस नाले पर निर्माण कराएंगे। जरूर निर्माण तो होगा। अब जो जनता चाहती है वो होगा। अगर जनता चाहती है कि उसमें सड़क बने, सड़क बनेगी। जनता चाहती है कि उस पर हम समुदाय भवन और बाकी फैसिलिटीज, पार्क या इस तरीके, जैसे आपने लाजपत नगर या कहीं पर देखे हैं कि वहां नाले को पाट के पार्क बना दिया गया, समुदाय भवन बना दिया गया, हम उसका काम करेंगे। ऐसे ही नाला शिव विहार में आ रहा है, हम उस नाले को भी पाटेंगे। जो जनता अपनी तरफ से, विधायक का मतलब ये नहीं होता कि निर्णय खुद ले लिया। मैं चाहता हूं जनता को ताकत देना, मेरी प्राथमिकता मेरी जनता को ताकत देना। हर आदमी अपने आप को विधायक समझे, मेरी प्राथमिकता ये है। जो जनता चाहेगी वो काम होगा, जो जरूरत होगी वो काम होगा। सड़क की जरूरत है, सड़क बनेगी, और किसी निर्माण की जरूरत है, वो निर्माण होगा, सौंदर्यकरण होगा। हमें अच्छा लगता है, आज हम पूरे दिल्ली में जाते हैं, कहीं लिखा है आई लव लाजपत नगर, कहीं लिखा है आई लव फलाना, आई लव फलाना। मैं चाहता हूं कि लिखा हो ना, एक सेल्फी पॉइंट होना चाहिए, आई लव मुस्ताबाद, क्यों ना हो। हमारे लोग आए शाम में, वहां पर आकर एक ऐसा पॉइंट बने जहां पर आके हर चीज को नियंत्रण में लाने की जरूरत है। लोग आए बाहर से भी आके तस्वीर खींचे मुस्ताबाद में, लोग कहें कि हम मुस्ताबाद जाना चाहते हैं। बड़ी तकलीफ होती है मुझे जब मैं किसी से पूछता हूं। मुझे कोई एक देश के बाहर एक आदमी मिला, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, मैंने उससे पूछा कहाँ रहते हो? उसने कहा भैया मैं जमुना पार में रहता हूँ। मैंने जमुना पार में कहाँ? कह रहे भजनपुरा। मैंने भजनपुरे में कहाँ? कह रहे भजनपुरे के सामने चांद बाग है। मैंने उसमें कहाँ? तो वो नेहरू विहार नहीं बोल पाया, वो इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा था। लोगों को मुस्ताबाद कहते हुए शर्म आती है। मैं इस शर्म को मिटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे लोग सर उठा के ये बोले कि हम मुस्ताबाद में रहते हैं। लाजपत नगर, साउथ दिल्ली अगर जाएं तो हम कहें कि हम मुस्ताबाद में रहते हैं। आइए मेरे मुस्ताबाद में आइए, हम आपको मुस्ताबाद में बुलाते हैं। यहाँ रोड भी हो, स्कूल भी हो, हॉस्पिटल भी हो, सीवर अच्छी तरीके से हो, पानी अच्छी तरीके से आए, तो हमारा इलाका साउथ दिल्ली से कम नहीं है। अरे हमारे तो बगल में एयरपोर्ट भी आ गया, लेकिन उसके बाद भी पिछड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ अंदर जो क्षेत्र के अंदर सुविधाएं चाहिए वो नहीं है। वो सुविधाएं हम लेके आएंगे। जो वृद्धा पेंशन खत्म हो गई थी उसको दोबारा चालू करने की बात करेंगे। जो राशन कार्ड खत्म कर दिए उनको दोबारा करने की बात करेंगे। मैं अमर विहार में घूम रहा था, वहां एक हमारी बहन कह रही थी कि मेरा तो नाम ही नहीं है राशन कार्ड में। आज उन्होंने राशन कार्ड खत्म कर दिए, उन राशन कार्ड को दोबारा चालू करेंगे। उन राशन कार्ड में जो नाम रह गए उसको दोबारा नाम लाने के लिए हम हमारी एक प्राथमिकता रहेगी और इस क्षेत्र को इतना खूबसूरत बना देंगे। मेरा तो ये मानना है और ये मैं करूंगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलता। और मेरी दलील, मेरा दावा इसलिए सच्चा है क्योंकि मेरे पिता हसन अहमद जी ने यहाँ काम किया है, तो कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता इस बात में। और मैं एक बात बता दूं आपसे, मैं उनसे 21 काम करूंगा क्योंकि उनसे भी सीखा है और अपनी भी कुछ सोच है। तो एक युवा सोच और उनका जो मुझे एक्सपीरियंस है वो मिलके उस चीज को 21 बनाता है। मैं ये वादा करता हूं
मुस्ताबाद को उस ऊंचाइयों पे हमें लेके जाना है कि हमारे लोग सर उठा के बोलेंगे कि हम मुस्तफाबाद के रहने वाले लोग हैं, इंशाअल्लाह। हम मुस्ताबाद निवासी हैं। इंशाअल्लाह। और जो हमारे हिंदू मुस्लिम एकता जो हमारी कहीं ना कहीं भाजपा और आम पार्टी के लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी थी, उसको हमने मेंटेन किया और उसको दोबारा हमें लाना है कि हिंदू मुस्लिम हमारे भाई एक दूसरे के साथ आएं, एक दूसरे के साथ बैठे, नफरत खत्म हो, मोहब्बत आगे बढ़े। जो राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कहते हैं, मुस्तफाबाद विधानसभा को हमें वो मॉल बनाना है। मुस्तफाबाद को हमें मोहब्बत का मॉल बनाना है और वो हम बनाएंगे, लेकिन उसमें जनता की हमें साथ की ज़रूरत है। और मुझे लगता है मैं जिस तरीके से मुस्ताबाद न्याय यात्रा के अंदर घूम रहा हूँ, मुझे इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है लोगों का कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप घूमेंगे तो आप भी देखेंगे कि लोगों की एक प्यार, लोगों की मोहब्बत, लोग चाहते हैं बदलाव है, लोग कहते हैं कि हमें कांग्रेस पे भरोसा है। और मैं ये वादा करता हूँ कांग्रेस पार्टी यहाँ से क्षेत्र को उन्नति भी दिलाएगी, मजबूत भी करेगी और तरक्की की तरफ भी लेके जाएगी। जाते जाते नोट डिफाइन ऑफिशियल ये चाहता है कि आप आज की यूथ को यानी टीनेजर्स को कोई मैसेज दे जो गलत काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा अभी सभी अपने युवा साथियों से यही मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप इस देश का भविष्य हो, मुस्ताबाद विधानसभा का भविष्य हो। दो रास्ते होते हैं हमारे पास, हम भी उस दौर से गुजरे हैं जब हम स्कूल कॉलेज में थे। दो रास्ते होते हैं, दो रास्ते हैं। एक वो रास्ता है जो हमें ये दिखाता है, जो गलत काम, नशा और भी बहुत सारी चीज़ें, जो दिखता बहुत खूबसूरत है और उसकी तरफ हमें खींचता है। एक रास्ता थोड़ा सा हमें दिखता है कि जहाँ पे पत्थर हैं, परेशानियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन उसको क्रॉस करने के बाद जो वो हरा हरा एक खूबसूरत माहौल है वो दिखता है। और ये रास्ता पहले खूबसूरत दिखता है और बाद में आपको गड्ढे में लेके जाता है। अब ये तय आपको करना है, आपको अपने दिमाग को, जहन को मजबूत रखना है कि ये दो रास्ते किधर लेके जा रहे हैं। एक रास्ता जो आपको बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है वो सिर्फ 6-8 महीने, साल 2 साल का सुकून देगा, लेकिन ये रास्ता साल 2 साल 3 साल की परेशानी देगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए आपको ऐसी ऊंचाइयों पे लेके जाएगा कि आपकी जिंदगी सुकून में गुजरेगी। आज आपको तय करना है, कल आपका भी परिवार होगा, कि अपने परिवार को अच्छा रखना। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो मेरे जवान भाई हैं, आंखें बंद करिए और सोचिए कि आपकी औलाद पैदा हो गई, उस औलाद को आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या वो इंजेक्शन ले नशे के? क्या वो सिगरेट पिए? क्या वो तंबाकू खाए? यही आपके माँ बाप, आपके जो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी माँ रात को जब तक आप घर नहीं आते तो उसका दिल पत्ते पे रहता है। आपका बाप आपसे बोलता कुछ नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं घुट घुट के रोता है। क्या ये देना चाहते हैं आप अपने माँ बाप को? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कल आपको भी माँ बाप बनना है, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, इलाके के बारे में सोचिए। आप कल का फ्यूचर हो, कल का यूथ हो। और अगर किसी को कभी भी ऐसी काउंसलिंग की ज़रूरत है और लगता है कि मुझसे बात करनी है, मेरा ऑफिस गली नंबर 5 आप सबके लिए हमेशा खुला है और मैं आपका भाई हूँ। मुझसे आप पॉलिटिक्स परे छोड़ दो। आपको लगता है दिल की बात कोई अली भाई को बतानी है, अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के मेरे पास आइए, मैं वो भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ नेतागिरी नहीं करना चाहता, मैं आपको अपना परिवार मानता हूँ, आपको अपना भाई मानता हूँ, आपको अपना घर मानता हूँ। मैं चाहता हूँ सारा मुस्ताबाद खुशहाल हो और यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसमें आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया और इंशाल्लाह आपके साथ भी है और आपके पीछे भी है। मैं ये चाहता हूँ कि जो आपने वादे किए हैं पब्लिक से, इंशाल्लाह जब आप एमएलए बन जाओगे बिल्कुल तो आप इनको निभाओगे बिल्कुल और याद रखोगे। बिल्कुल। आप लोगों से भी ये वादा चाहता हूँ कि आप लोग भी मुस्तवाद का साथ दें। जो भी एमएलए बनते हैं, अगर अली भाई भी बनते हैं तो जो भी बनते हैं, आप ऐसे ना किया करें कि छोड़ दी जिम्मेदारी सिर्फ एमएलए पे। तो आप अपनी आपकी भी जिम्मेदारी समझें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि मुस्तवाद का हर आदमी इस इंटरव्यू को देख सके और समझ सके हमारे अली भाई को। थैंक यू।